हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्लास 12 साइकोलॉजी को किस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पर ये जो अप्रोच है ये फॉलो होगी मेरे और भी लेक्चर्स में, तो डेडिकेटेड लेक्चर्स आएंगे फॉर ईच चैप्टर। बट ये वीडियो जो है ये सैम्पल है कि किस तरीके से साइकोलॉजी को स्पेशली क्लास 12 के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, विजुअल्स का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मेरी अप्रोच नहीं पता है तो आप और वीडियोस भी जाकर देखो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अब देख लेते हैं क्लास 12 साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स आते कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं ये वाले जनाब जो कि कुछ स्टडी कर रहे हैं। अब ये इतने क्यूट हैं और ये क्या ही स्टडी करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेस। क्या पता आपके अकॉर्डिंग ये स्टडी कर रहे हो किसी और चीज़ के बारे में, लाइक गेम्स के बारे में या फिर कोई और टॉपिक। तो जब आप असाइन करोगे ना कि ये क्या पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना परसेप्शन लगा रहे हो, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। परसीव करते हैं हम मीनिंग देते हैं। ये इमेज जो है ये वेग है लेकिन हम इसको मीनिंग दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहा है। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है एक चैप्टर आपकी बुक में, और यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यानी ये स्ट्रेस से शायद छुटकारा चाहते हैं। अब स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस है एक ऐसी स्टेट जहाँ पर पर्सन की कोपिंग से बियॉन्ड स्ट्रगल्स हो रही हैं, वो कोप नहीं कर पा रहा है, सिचुएशंस आ रही हैं, वो ट्रिगर हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा मैं डील कैसे करूँ। उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो शायद कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जनाब जो हैं वो सिम्टम्स लेकर आते हैं और वो पढ़ते हैं कि अरे यार मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। तो साइकोलॉजी में आप स्ट्रेस के बारे में जानते हो। देन ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं शायद वेव। ये किसी को बाय भी कह सकते हैं, ये किसी को हाई भी कह सकते हैं। हो सकता है ये सपोर्ट को ढूंढे। तो यहाँ पर अगेन अगर हम इसको स्ट्रेस से लिंक कर दें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि स्ट्रेस से डील करने में सपोर्ट बहुत काम आता है। स्ट्रेस के मैनेजमेंट में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं तो हमारा तनाव जो है वो दूर होता है। इन जनाब को देखें तो यहाँ पर ये कुछ सोच रहे हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं, मुझे तो लगता है ये सोच रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में। लाइक मैं हूँ कैसा, मैं कैसा बनता जा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा बचपन से था या इन्वायरमेंट ने मुझे बना दिया है ऐसा। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पर्सनालिटी की, यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि यूनिक होती हैं और रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, यानी ये चेंज नहीं हो जाती। अब इस पर्सन के अंदर अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक ये जो है ये घर में रहना पसंद करता है, तो यहाँ पर ये रैंडमली या फिर एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा कि कल को मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद करता हूँ। नहीं, इनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर पर्सनालिटी की बात हम करते हैं। एक और चीज़ मैंने मेंशन की कि यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा ही हुआ हूँ पैदा या फिर इन्वायरमेंट का रूल है। तो यहाँ पर हम दो तरीके का इन्फ्लुएंस देखते हैं, एक होता है नर्चर और एक होता है नेचर। नेचर का मतलब हमारे जीन्स, हमारी हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब हमारा इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर और हमारा जो है जीन्स। ये दोनों ही फैक्टर्स जो है हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो और ये चीज़ हमारे इंटेलिजेंस में भी दिखती है। अभी मैंने बात की पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी तो यहाँ पर है जो कि इन्फ्लुएंस होगी जीन से और इन्वायरमेंट से, साथ ही इंटेलिजेंस भी इन्फ्लुएंस होगी। जैसे कि इस बंदे के केस में अब ये जो है ये रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करूँ इफ़ेक्टिवली ताकि मैं अपने किसी चैलेंज से डील कर सकूँ। अगर ये पर्सन ये सोच रहा है तो यहाँ पर ये अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, जो कि है एक ग्लोबल कैपेसिटी, जिसका यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं ताकि हम अच्छे से चैलेंजेस से डील कर सकें। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अप्रोचेस भी आती हैं जो कि हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। ये पहला चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये महाशय क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं और इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा सपना भी आ रहा है जो कि है फुटबॉल से रिलेटेड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है फुटबॉल में। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंटरेस्ट की, जहाँ पर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की, क्योंकि वो उसे इंजॉय करता है। तो यहाँ पर अगर वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो शायद उसके सपने फुटबॉल से रिलेटेड होंगे। और ड्रीम्स भी साइकोलॉजी में आती है, अभी नहीं आप पढ़ोगे क्लास 12 में, लेकिन आगे देखोगे कि ड्रीम्स, स्लीप, ये सारे साइकोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट को आप ध्यान में रखो कि ये भी आप क्लास 12 साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसी को प्रणाम, या फिर ये
प्रे कर रहे हैं टू गॉड, डिपेंडिंग ऑन क्या परसेप्शन आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, परसीव आप यहाँ क्या करोगे, मीनिंग आप इस इमेज को क्या दोगे। मुझे लग रहा है ये किसी को नमस्ते तो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं गॉड से प्रे, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम क्वाइट स्पिरिचुअल। सो यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि कैसे जो भी पर्सन इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा उसका अपना बायस आ जाएगा, उसकी अपनी इंफॉर्मेशन जो वो चाहता है, जो वो देखना चाहता है, वो कैसे इस चीज़ को बायस कर देगी। मैं वही देखूंगी जो यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ। सो यहाँ पर आप ये देखो कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस इंटरप्रिटेशन को कि ये क्या कर रहा है डिक्टेट कर रहा है। और हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं एक टेस्ट को कंप्लीट। अब ये जो टेस्ट है ये है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जहाँ पर इस इंडिविजुअल को जानने के लिए टेस्ट किया जाएगा कि ये है कैसा, इसके अंदर कैसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैसा बिहेवियर करता है, इसके इमोशंस क्या हैं। तो साइकोलॉजी में कॉग्निशन, इमोशंस एंड बिहेवियर सब आता है, और इसी चीज़ को समझने के लिए हम असेसमेंट के टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, केस स्टडी हो गया और हमारा सेल्फ रिपोर्ट हो गया, जो कि हम पढ़ेंगे इन डिटेल। बट यहाँ पर दिस इज़ टू शो यू दैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ मेजर पार्ट जब भी हम किसी की साइकोलॉजी को समझना चाहें तो। सो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्यों, क्योंकि इसे भी म्यूज़िक पसंद है। और यहाँ पर केवल पसंद की बात नहीं है, यहाँ पर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात भी है, यानी ये पर्सन जो है वो रिदम्स को समझ सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है, लाइक ही इज़ इंटेलिजेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, म्यूज़िक की फील्ड। हमें अभी तक लगता है कि इंटेलिजेंस केवल अकेडमिक्स से रिलेटेड होती है, लाइक अच्छे मार्क्स लिया और वो इंटेलिजेंस हो जाती है, नहीं। सो यहाँ पर अगर आप ये सोचकर कि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी होती है, थोड़ा सा सरप्राइज हो रही हो, तो हाँ ऐसा होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी होती है, साथ ही और तरीके की इंटेलिजेंस भी होती है, लाइक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ होता है, जो कि ये कर रहे हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स का, इनको डिबेट करने के लिए बोल दो, ये ऐसी ऐसी वोकैबुलरी लेकर आएंगे जो कि आपने सुनी ही नहीं होगी। तो यहाँ पर इनकी जो वर्बल कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। जो भी पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि इंटेलिजेंस जो है केवल अकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कवर करती है और भी एरियाज। न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो सकती है, ये हो सकती है बॉडी से रिलेटेड, लाइक हाउ यू डांस, हाउ क्रिएटिवली यू डांस, ओके। सो बॉडी का अच्छा सा यूज़, उसके अलावा नेचर से अगर आप रिलेट कर पाते हो, तो कुछ लोगों को नेचर की काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो यहाँ पर मेरा एम जो है वो ये दिखाना है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी में, और ये कॉन्सेप्ट्स कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं थ्रू विजुअल्स। और यही अप्रोच मेरी रहने वाली है आगे भी। तो इस पर्टिकुलर इमेज में हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है एक पर्सन विद ब्रश, और ये जो पर्सन है ये एक मेंटल इमेज लिए बैठा है कि मैं तो ये वाली तस्वीर बनाऊंगा। और ये जो तस्वीर है ना, इसके दिमाग के अंदर है, ये एक मेंटल इमेज है। तो जब वो इस चीज़ को कैनवस पे या पेपर पे उतारेगा, तब हमें इसकी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी कि कैसे इसने उस रिप्रेजेंटेशन को बाहर पेपर पर उतार दिया। और क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है नॉवल आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, जहाँ पर पर्सन जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी ढूंढ कर लाता है जो कि पहले नहीं सोची गई। और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी का कोई पर्पस नहीं होता, क्रिएटिविटी एक पर्पस के साथ होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोचने बैठ गए और वो आपकी क्रिएटिविटी है, नहीं। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच रहे हो एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ, ठीक है। तो जैसे ये ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग एक स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ पर ये अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा। क्या इसका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या लिंक होता है, ये चीज़ हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो का। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये बात करना चाहता है, ये कुछ मैसेज कर रहा है, शायद ये कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो हो सकता है इसका कम्युनिकेशन टू अदर पीपल बहुत अच्छा हो। तो ये भी एक तरीके की इंटेलिजेंस ही है, जहाँ पर हम बहुत अच्छे से दूसरों को समझ पाते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पर आप दूसरे की भावनाओं को, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हो। और ये चीज़ बहुत हाई होती है थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर, इन फील्ड्स में जो लोग होते हैं उनमें। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये तो शायद डांस कर रहा है। तो अगेन दिस इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जहाँ पर पर्सन अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से यूज़ करता है क्रिएटिवली। सो ये कैरेक्टर क्या कर रहा है,
ये कुछ कंज्यूम करेगा। अब ये हो सकता है हार्मफुल सब्सटेंस, ये हो सकता है बेनिफिशियल सब्सटेंस, डिपेंडिंग ऑन इसका माइंडसेट कैसा है। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, लेकिन यहाँ पर जो भी इंटरप्रिटेशन मेरी है ये डिफरेंट हो सकती है आपके से। तो अब आप इंटरप्रेट करो कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से सोचो कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉफ़ी को पी रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं अपने ब्रेक टाइम में, क्योंकि प्रीवियसली एक मीटिंग हुई थी जिससे इनको स्ट्रेस हो गया था। तो अब ये अपनी कॉफ़ी को लेकर बैठे हैं ब्रेक टाइम में रिलैक्सेशन के लिए। यहाँ पर ये जो इनटेक है ना, ये भी आप पढ़ोगे क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 में, जो कि है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, किस तरीके से जब कोई सब्सटेंस है और वो कंज्यूम किया जाता है तो एक हद के बाद अगर वो पर्सन को बेनिफिट नहीं दे रहा और पर्सन उसका एडिक्ट है तो किस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या साइंस आ जाते हैं। और ये एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। एबनॉर्मेलिटी यानी पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, वो दूसरों के लिए डेंजर हो सकता है, या फिर उसका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो सकता है। उसकी अकेडमिक्स को ले लो, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ों में ना मेस हो सकता है। और ये क्यों है? क्योंकि पर्सन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर पर्सन डिस्ट्रेस भी महसूस करेगा जब वो एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। लाइक अगर ये पर्सन इसका एडिक्ट बन जाए तो हम देखेंगे कि ये साइन जो प्रेजेंट करेगा वो डिफरेंट होंगे एक नॉर्मल पर्सन से जो कि एडिक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब इसका कंपैरिजन उस पर्सन से होगा तो वो तो कहलाएगा नॉर्मल, लेकिन ये शो कर रहा होगा साइंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर इस इमेज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो कि ये रिलैक्स कर रहा है, मे बी बिकॉज इसको स्ट्रेस हो रहा था और रिलैक्सेशन इज अ वे टू रिड्यूस स्ट्रेस, और इट कुड बी अ साइन ऑफ एबनॉर्मेलिटी वेयर we can see that he is addicted to this substance and he is taking that substance repetitively। ठीक है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है इस सब्सटेंस को और उसको परेशानियां हो रही हैं, वो ड्राउजी महसूस करता है और वो काम नहीं कर पाता। तो दीज आर साइंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल बिहेवियर। सो अब ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। ये रोप को लेकर यहाँ पर रस्सा कूदेंगे। और यहाँ पर ये ऐसा क्यों करेंगे? एक्सरसाइज के बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं। एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारे अच्छे केमिकल्स को रिलीज़ करवाने में। अब ये जो केमिकल्स हैं ये है ब्रेन केमिकल्स, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेंशन भी आपको अपने बुक में मिलेगा। लेकिन एक्सरसाइज की बात जब मैं कर रही हूँ तो ये बेनिफिशियल तो है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक टेक्निक के रूप में भी देखा जा सकता है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो आप एक्सरसाइज करो या फिर कुछ लाइट सा ऐसा बॉडी को मूव करो जिससे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिले और आपकी बॉडी को एक नया काम। सो ये सुंदर सा कैरेक्टर मेरे फेवरेट कलर का क्या कर रहा है? ये इस फ़ोन को देख रहा है बिल्कुल आपकी और मेरी तरह, हमेशा ग्लूड फ़ोन से। और ये क्या सोच रहा है और ये क्या देख रहा है? ये मेरी वीडियो देख रहा है और ये सोच रहा है कि वाह मज़ा आ रहा है। आई एम जस्ट जोकिंग। ये देख रहा है कि पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो अब ये पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो मैंने कहा ये क्या वाला है? ये इंटेलिजेंस का एक मॉडल है जिसके लिए हमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो है कि यहाँ पर पर्सन प्लान करेगा, दूसरा वो अटेंशन देगा, यानी इस पर्टिकुलर चीज़ को वो नोटिस करेगा। मेरे कर्सर को नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्टर की तरह हूँ, लेकिन ये यहाँ पर अटेंशन देगा। तो अटेंशन आ गई, अंदर प्लान बनेगा। प्लानिंग तो इसने कर ली, अब ये करेगा इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। और वो ये कैसे करेगा? ये वो ऐसे करेगा जैसे मैं कर रही हूँ। मैं गिनती गा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक सीक्वेंस फॉलो किया, एक सीक्वेंस मेंटेन रहा और इसी तरीके से प्रोसेसिंग हुई। तो ये भी यही करेगा। इसके फ़ोन में इमेजिन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ और सारे ही सीक्वेंस में है। और ये जो काउंटिंग की चीज़ है या फिर कैलकुलेशन है, ये सारी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के अंडर आती हैं। फिर आती है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये है, ये है। हम इन सबको ना यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हो सकता है एक पैटर्न बनाए, एक इंटीग्रेटेड पैटर्न। ठीक है, एक
कंबाइंड पैटर्न, एक मिला हुआ पैटर्न। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेसिंग कहलाएगी साइमल्टेनियस प्रोसेस। हमें पता लग गया कि पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस था क्या इस कैरेक्टर के थ्रू। इस मॉडल को दिया था जेपी दास, जैक निगलेरी और किर्बी ने। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन को पहले अटेंड किया जाता है, अटेंशन दी जाती है, प्लान किया जाता है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली इंटीग्रेशन होता है ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कर रहे हैं, ये मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुन रहे हैं इन ऑर्डर टू रिलैक्स। तो मेडिटेशन या फिर ध्यान, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन। मैं बार बार स्ट्रेस को ले आती हूँ क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल चैप्टर है, बिकॉज वी ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रेस। जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है, ये हो सकता है घर के लड़ाई झगड़े, ये हो सकते हैं किसी फैमिली में किसी और तरीके का कन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, या फिर पानी पे झगड़े, किसी रिसोर्स पे झगड़े। ठीक है, स्ट्रेस हमें बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है नॉइस आ रही है, ये इसे सुनने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वॉइस आ रही है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क का होना इसको स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन ही इज़ यूजिंग अ स्ट्रैटेजी टू कोप। ठीक है, तो डीलिंग करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग? आई थिंक ही इज़ रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ ये पर्सन किसी चीज़ से भाग रहा है, तो ये भाग रहा है एंजाइटी से। एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, लाइक फ्यूचर बहुत बुरा होगा, और अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, लाइक ऑल नेगेटिव थिंग्स ही इज़ थिंकिंग। एंड ये भाग रहा है उस फीलिंग से। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को कन्फ्रंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। तो अब ये जब भागेगा तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म यानी डिफेंस करोगे आप एंजाइटी से। आप यहाँ पर डिस्ट्रॉट कर दोगे, खराब कर दोगे, तोड़ दोगे अपनी रियलिटी को ना, थोड़ा सा चेंज करते हुए पाओगे अपने आप को कि कैसे मैं उस एंजाइटी से बचने के लिए अपनी रियलिटी को ही चेंज कर देता हूँ, उसके परसेप्शन को चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो एंजाइटी की फीलिंग है ये एक लिमिटेड अमाउंट में होगी तो ठीक, नहीं तो ये डिसऑर्डर का रूप भी ले सकती है। यहाँ पर ये पर्सन भाग रहा है एंजाइटी से। क्यों? क्योंकि एंजाइटी जो है शायद उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसके पास कोपिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ये डिबेट कर रहा है और इसका जो टॉपिक है डिबेट का वो है थेरेपी की इम्पोर्टेंस को बताना, और ये बताना कि किस तरीके से हेल्प करती है थेरेपी हमारी, जब भी वो हमें सिखाती है कि अपनी प्रॉब्लम से डील कैसे करूं। जब मैं थेरेपी बोलती हूँ ना तो मैं बात कर रही हूँ साइकोथेरेपी की, एक ऐसा हेल्प का मीडियम जिसके थ्रू हम किसी बीमार की, किसी मानसिक रोगी की हेल्प कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस हेल्प को प्रोवाइड करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर बिना ट्रेनिंग के किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करने की सोचेगा तो हेल्प से ज़्यादा वो उस पर्सन को हार्म कर देगा। और इसी चीज़ को ये समझा रहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल या फिर किसी और तरीके की, तो यू कैन गो टू थेरेपी, बिकॉज थेरेपी इज़ बेनिफिशियल और ये बहुत हेल्प करती है हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेसेस से डील करने में, प्रॉब्लम से डील करने में, और ख़ास करके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कि मैंने पहले बताया, उससे डील करने में। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, ये गुब्बारा फुला रहा है और ये अभी तो कूल लग रहा है, लेकिन जब इस गुब्बारे को ये मारेगा ना किसी दूसरे पर्सन को, तो ये बहुत तेज मारेगा और तब इसे कंसर्न नहीं होगा कि सामने वाले के लग जाएगा ये तेज। तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर हो सकता है एग्रेशन ज़्यादा हो, यानी एंगर, एक इमोशन। और क्योंकि ये एक बच्चा है तो यहाँ पर हम एक डिसऑर्डर की कैटेगरी की बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम बच्चों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो रूल्स को तोड़ते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, दूसरों के साथ मारपीट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो यहाँ पर ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी है। तो इस पर्सन के बारे में जो भी इंटरप्रिटेशन होगी वो आप दोगे। रैंडम सा कोई टॉपिक लगा लो। हम यहाँ पर एक और चीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। जब भी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इन इमेजेस को एक अपना मीनिंग दो, तब हम एक टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो हो सकता है कि इन इमेजेस का अपने आप में कोई मीनिंग हो ही ना, ये खाली ऐसे ही इमेजेस हों,
लेकिन हम इसमें मीनिंग जब दे रहे हैं तो हम कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। और बहुत सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छे तरीके से उसे पढ़ाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छे से उस चीज़ का वेट करो आप। और यहाँ पर हम जब प्रोजेक्शन करेंगे तो हम अपना कुछ अंदरूनी मटेरियल यहाँ पर लगाएंगे, लाइक ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा, ये तो ये कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है मीनिंग लिए हुए हो, हम असाइन करेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है अब, आप इस वाले पर्सन को जो है वो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन दो, कुछ ना कुछ मीनिंग दो। और मैं आती हूँ इस वाले पे। तो अब यहाँ पर ये पर्सन जो है वो जाता है मम्मी के पास कि मम्मी खाना दे दो, और मम्मी जो है वो इसके भाई को तो दे देती हैं लेकिन इसको नहीं देती। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर इसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स को बिहेवियर में लाया गया, जहाँ पर इसको मना किया गया कि आपको नहीं दिया जाएगा। यानी माँ के बिहेवियर में ये था कि इस पर्सन को खाना नहीं मिलेगा, बिहेवियर में ये चीज़ थी। तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जो है वो बिहेवियर में दिखता है, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्सन को अलग कर देते हो, अलग तरीके से ट्रीट करते हो, उसको अपने ग्रुप का पार्ट नहीं मानते, उसको आउट ग्रुप का पार्ट मानते हो और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इस पर्सन को देखकर कहा कि ये तो घर छोड़ के जा रहा है और ये गाना गाते गाते घर छोड़ के जा रहा है, तो हो सकता है ये मेरा कोई कन्फ्लिक्ट हो आंतरिक, जो कि बाहर आ रहा हो। लेकिन आप जब इसको देखोगे तो आप कोई दूसरा मीनिंग दोगे। अब यहाँ पर मैंने ये दोबारा बात क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन इस चीज़ को स्कोर करेगा, लाइक अगर ये टेस्ट है और ये टेस्ट में एक स्टिमुलस है और मुझे बोला गया इसको बताओ ये क्या है और मैंने बता दिया, तो अब जो भी मेरी इंटरप्रिटेशन है उस पर्सन को वो स्कोर करनी पड़ेगी, लाइक क्या ये सही है, ये कितनी सही है, ये क्या है। तो वहाँ पर वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगी, उसका जो ऑब्जेक्टिव नेचर है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर है ही नहीं। हो सकता है आप कहो कि ये तो कॉलेज में गाना गाने जा रहा है, या ये तो गाने की प्रैक्टिस अपने घर में ही खड़े होकर कर रहा है और ये शीशा है। यहाँ पर आपकी इंटरप्रिटेशन डिफर हो गई, तो आपका रिस्पॉन्स और मेरा रिस्पॉन्स दोनों के लिए स्कोरिंग के क्राइटेरिया भी तो अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ ऐसे टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे पर्सन के सामने एक स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है, उससे बोला जाता है कि आप इसको देखते हुए एक स्टोरी बनाओ, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा। उसके बेसिस पर जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो उस रिस्पॉन्स को हम स्कोर करते हैं यूजिंग मैनुअल्स। तो साइकोलॉजी काफ़ी साइंटिफिक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर हम सब्जेक्टिविटी को इनकरेज करते हैं, ठीक है। हर चीज़ ट्रू और फॉल्स या राइट और रॉन्ग में नहीं हो सकती, कभी कभार हमें स्पेस छोड़ना होता है पर्सन की खुद की यूनिकनेस के लिए। तो ये है केवल एक सैम्पल जो कि बता रहा था मेरी अप्रोच के बारे में। अब यहाँ पर ये वीडियो फॉर्मेट में है, लेकिन आपके पास एक विजुअल गाइड भी होनी चाहिए जो कि आपकी हेल्प करेगी साइकोलॉजी को पिक्चर्स के थ्रू समझने में। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक विजुअल गाइड प्रिपेयर की है, जल्दी ही मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और आप उसको खरीद भी सकते हो। बहुत ही मेहनत से मैंने वो गाइड बनाई है और बहुत सारी इमेजेस उसमें मैंने यूज़ की हैं, बहुत सारी। इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट लाइक 500 पेजेस से अबव वो विजुअल गाइड है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ज़रूर ख़रीदना उस चीज़ को। यहाँ पर भी मैं कंटेंट डालती रहूँगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल पर बने रहो। वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर देना। बाय।